प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते ही हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है और इस बहाने हमें तमाम नए आयामों को, बातों को जानने का अवसर मिलता है। दरअसल एक बात बहुत स्पष्ट है श्रोताओं, जानना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी शायद हम एक जिम्मेदार नागरिक हो पाएंगे। हमारी संवेदनशीलता चीजों को लेकर ज्यादा बेहतर स्तर तक पहुंच पाएगी और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में विस्तार से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि हम एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में किसी भी संकट से एक साथ मिलकर जूझें, उससे निजात पाएं और उसके बाद विकास के, प्रगति के पथ पर मिलकर आगे बढ़ें, जिसमें नकारात्मकता जैसी चीज ना हो। यह दौर बहुत बड़े संकट का रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस संकट में भी जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और वो रिजल्ट मिले भी हैं। कोविड-19 के इस दूसरे लहर में जहां 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आने लगे थे, आज की स्थिति यह है कि 1.5 लाख से नीचे हम पहुंचे हैं। और ये सब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं हमारी, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, व्यक्ति के स्तर की, समाज के स्तर की, उन सब की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उसमें हर स्तर पर जो फ्रंट वॉरियर्स रहे हैं, वो योद्धा जो सामने रहकर हमारे लिए लड़ते रहे, अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहे और उन्होंने हमारी जिंदगी को न सिर्फ सुरक्षित किया, उसे बचाया, बल्कि बेहतर एक माहौल देने के लिए अपना जी जान लगा दिया। उसमें से बहुत सारे लोगों से प्रधानमंत्री जी ने बात भी की। आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे। और आज इसीलिए 2 ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए लैब्स में काम करते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, जिम्मेदार पदों पर काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर हिम्मत सिंह जी और राम कुमार तोमर जी, इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। इनके माध्यम से उनकी चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे और उन चुनौतियों को जानते हुए हम भी अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निश्चित या सुनिश्चित करेंगे जरूर। लेकिन आइए इस बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के वो अंश हम सुन लेते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना आत्मविश्वास देश के लोगों के प्रति बहुत ही स्पष्ट शब्दों में शेयर किया था, हमारे साथ बांटा था और उस बात से हम सबको बहुत प्रेरणा भी मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिस बात का खास तौर पर जिक्र किया था, उन्होंने जब ये बोला कि कोविड महामारी की शुरुआत हुई थी, उस समय टेस्टिंग लैब देश में केवल एक थी, मात्र एक, और आज 2,500 से ज्यादा लैब्स देश में काम कर रही हैं। कितनी तेजी से देश में कोविड से लड़ने के तमाम जो पहलू हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उन सब पर बहुत काम हुआ है। क्योंकि जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, और इस दूसरी लहर में भी आपने देखा कि 4 लाख से ऊपर तक की संख्या पहुंच गई थी। ऐसे में लाखों टेस्ट हर दिन होना, फिर उन सैंपल्स की कलेक्शन, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करना, जांच करने के बाद लैब में, और फिर रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाना, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड तरीके से। क्योंकि एक इन्फेक्टेड आदमी का अगर सैंपल लिया जाता है, अगर उसमें 2 दिन या 3 दिन लेट रिपोर्ट आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बीच में वो अन्य लोगों को भी इन्फेक्ट या संक्रमित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लैब्स काम कर रही हैं, जो हमारी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम इस समय बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह जी से, जो कि साइंटिस्ट डी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अंतर्गत, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का है। ICMR का नाम हम बार बार इस दौरान सुनते रहे हैं, क्योंकि ICMR की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है इस पूरे प्रोसेस में, यानी पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, दूसरी लहर तक, और भविष्य में भी रहेगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। मैंने तो अपने हिसाब से चीजें कुछ बता दी श्रोताओं को कि कितना बड़ा काम है जो सैंपल की कलेक्शन से लेकर उसकी रिपोर्ट तैयार करने तक। अब ये आप बताइए कि चूंकि केसेस इतने तेजी से बढ़े, आप देखिए कि मार्च अप्रैल का महीना देख लीजिए, मई के भी शुरुआती हफ्तों की बात करें, देश के तमाम अलग अलग प्रदेशों में अभी भी स्थिति थोड़ी ज्यादा विकट है। तो केसेस बढ़ते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का दबाव, आप लोगों पर या जो लैब्स काम कर रही हैं, किस तरह का दबाव, कैसे उसको मीट करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होती हैं? देखिए, जो लैब्स होती हैं उनकी अपनी कैपेसिटी होती है, जनरली जितनी वो कर सकते हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पहले से ही काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि वो बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं एकदम से, तो जितनी उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी उन लैब्स ने अपनी बढ़ा ली। और ICMR ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो ऑटोमेशन वगैरह सब किया लैब्स में, उससे कैपेसिटी बढ़ी तो है, लेकिन वो एक कैपेसिटी रुक जाती है एक जगह पे आके, कि जब मैन पावर और ये सब चीजें आपके पास में लिमिटेड होती हैं, फिर भी उसको बढ़ाना एक तरीके की कला सी हो जाती है कि जब आपके पास लोग कम हैं, उनको शिफ्टों में चलाना, 24 घंटे लैब्स को चला करके आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो। इसके साथ में एफिशिएंसी, और आपने अभी अभी बोला कि समय पे रिपोर्ट मिलना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है वो बात। तो वो जो जरूरी काम था कि क्वालिटी वाली रिपोर्ट हो, कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति ना छूटे और उसको समय से रिजल्ट डिसेमिनेट हो, तो ये चीजें हमने करी अपने इसमें हमारी लैब्स में। और ये जो हमारे पास लैब है, ये क्वालिटी कंट्रोल लैब भी रही है पहले। अच्छा, वो किस रूप में इसका महत्व है? इसका महत्व ऐसे है कि जो किट्स हम इस्तेमाल करते हैं पूरे भारत में, अच्छा, जो RT-PCR की किट्स हैं, जो RNA एक्सट्रैक्शन की किट्स हैं, हाँ, और जो VTM कलेक्शन है जिसमें आप सैंपल देते हैं और जो लैब्स में पहुंचता है सैंपल, वो सब एक क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी ढंग की नहीं है तो वो स्केप्टिकल और गलत रिजल्ट दे सकता है। सच बात है। तो इन सब का की विवेचना करना एक शुरुआती दौर में, उसके बाद में लैब्स की कैपेसिटी ICMR ने बढ़ाई। लगभग अब आपको भी पता है कि 20 लाख टेस्ट रोज होते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अभी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है इस समय तक। 33 करोड़ से ज्यादा जांच हो चुकी है जी, कितनी बड़ी बात है ये, और रोज हो रही है। बिल्कुल। तो अभी जो आपने बल्कि जिक्र किया, ये सेंट्रल डिपो, मेरा ख्याल है आप ही की देखरेख में ये बना था पिछले साल। हाँ, पिछले साल शुरुआत में हमारी जो ICMR ने, एक्चुअली कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हाँ, वो दिल्ली में प्लेस होने की वजह से और थोड़ी स्पेस हमारे पास में थी। अच्छा। और उसके अलावा हमारी अप्रोच के पास में एयरपोर्ट भी था। जी जी। तो इस वाली को मद्देनजर रखते हुए हमारी लैब को असाइन किया गया एक सेंट्रल डिपो। तो उसने लगभग, अब आपको भी मैं भी बताऊंगा कि वो भी एक तरीके का बड़ा रिकॉर्ड है। जी, बताएं। तो जिसमें लगभग हमने अब तक 3 या 4 करोड़ के आसपास किट्स वितरित करी हैं। अच्छा। पूरी लैब्स को, पूरे भारत की। मैं क्या बताते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। निश्चित रूप से। हाँ। और ये सारी लैब्स को गई हैं। उसके बाद में शुरुआती दौर में आपको पता होगा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। फ्लाइट्स भी जो चल रही थी वो भी एक भारत मिशन, उसमें वंदे भारत मिशन के तहत। हाँ।
तो उसको यूज करते हुए सारी डिफरेंट बड़ी लैब्स में, इवन लद्दाख तक में किट्स को पहुंचाया गया, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचाया गया, निश्चित रूप से अंडमान निकोबार पोर्ट प्लेयर में पहुंचाया गया। तो देश के सभी हिस्सों में आपके यहाँ से ही उसको सप्लाई की जाती थी? हाँ, वो शुरुआत में की जाती थी, फिर बाद में इसको डिसेंट्रलाइज करने का प्लान आया, क्योंकि केस बढ़ रहे थे और हर जगह एक डिपो की, छोटे डिपो की जरूरत थी। रीजनल डिपोज बनाए गए। अब हमारे पास 18 रीजनल डिपोज हैं, उसके अलावा 48 और हैं हमारे पास में लैब्स जो ICMR की रिकॉग्नाइज है, जो टेम्परेरी स्टोर कर सकती हैं और उसके बाद डिसेमिनेट कर सकती हैं स्टेट्स में। तो ये भी वैसे ही बढ़ा जैसे जैसे केसेस बढ़े और सब लोगों ने काम करते हुए अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ाया। आज मुझे भी बड़ा वो फील होता है कि हम पहले जितना करते थे रिसर्च में, उससे कई गुना हमने काम किया है इस बार। श्रोताओं, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ICMR, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक जितने हमारी लैब्स हैं और ICMR के तो खासतौर पर जितने टेस्टिंग लैब्स हैं, वो सभी कोरोना से जुड़े हुए तमाम न सिर्फ टेस्टिंग बल्कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं और बहुत तत्परता से अपने आप को पिछले 2 सालों में अपनी व्यक्तिगत सुख को, सुविधा को, परिवार को भूल कर उन्होंने ये काम अंजाम दिया है। तो आइए डॉक्टर हिम्मत सिंह जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये एक चिंता जरूर होती है जानने की, बल्कि मैं कहूँगा चिंता क्यों, आप लोगों की बातें सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि कोविड की जो ये दूसरी लहर आई, जिस तरह से आई, उसने सबको हिला कर रख दिया। तो इस स्थिति में आप लोगों पर अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें या प्रोफेशनली देखें, क्या दबाव रहे, किस तरह की चुनौतियां रही? वो जब भी केसेस का परसेंटेज बढ़ता है, सैंपल वर्सेस पॉजिटिविटी का, अच्छा, तो दबाव सा आता है, लैब पे भी दबाव आता है, लैब के लोगों में भी एक थोड़ी घबराहट होती है कि इतने सैंपल्स कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। इतने पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं। तो फिर जब कॉन्करेंट लैब्स आपस में बात करते हुए ये पता करती है कि नई केसेस की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी आती है। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी कि अगर हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे यहाँ काम करता है, इसमें हमने अगर उनको 20% डायग्नोसिस सिखाया है, तो 80% हमने उनको उनकी सुरक्षा के नियम बताए हैं। अच्छा। कि लैब में काम करते हुए आप सुरक्षित कैसे रहेंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इन सैंपल से मैं इन्फेक्ट नहीं होऊंगा, तभी वो काम कर सकता है। बिल्कुल सच बात। और उसके अलावा जो प्रेशर हमारा कम हुआ है, वो जो वैक्सीनेशन का ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया जनवरी में, बिल्कुल, तो 16 हम लोग जनवरी प्रिपेयर्ड हो गए थे। हाँ। उन्होंने फ्रंटलाइनर्स का ध्यान रखा बहुत अच्छा, बिल्कुल, और इनको पहले 15 जनवरी से लगा दिया। जो सेकंड वेव आई है, इसमें हमारे किसी भी स्टाफ को सैंपल की वजह से कंटेमिनेशन नहीं हुआ और कोई सीवियर नहीं हुआ किसी भी तरीके से। अगर कोई इनफेक्ट एक आध जना हुआ भी था, हाँ। वो भी अपने घर में रहते हुए हुआ था, तो पर सीवियर नहीं हो पाया क्योंकि उनको वैक्सीनेशन मिल गई थी प्रॉपरली। देखिए, एक जो विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया था वैक्सीनेशन को लेकर, एक बहुत ही कमाल की सोच थी कि फेजेस में किस तरह से आगे बढ़ना है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स से आगे काम करने वाले हैं, सबसे पहले उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होना जरूरी था। इसलिए आप लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्होंने तरजीह दी और उसमें उनको लगवाया। आप लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर या फैमिली को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेते रहे आप लोग? हम लोगों का ऐसा था सर कि हमें लैब से कंटेमिनेशन का पूरा अंदेशा रहता था। हाँ। चाहे हमारे अंदर नहीं गया हो वायरस, लेकिन हो सकता है हमारी सरफेसेस के ऊपर हो, सब कुछ हो। तो हमने अपने ऑफिसेज में भी पूरा हाइपो और इस तरीके का इंतजाम किया हुआ था। प्लस हमारे घर में भी हमने उनको बताया था कि जब भी हम घर पहुंचे तो वी शुड भी ऐसा रास्ता आप बना के रखें हमारे लिए। घर में भी मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को दूर ही रखता था मैं थोड़ा। अच्छा। उनको सबसे पीछे वाले कमरे में उनको शिफ्ट किया हुआ था। सबसे बाहर वाला जो आपका ड्राइंग रूम है, उसको हमने अपना पूरा रूम बना रखा था। और सर, घर जाने का सिर्फ सोने का जितना समय ही मिलता था। अच्छा। पिछले साल से 365 दिन लगभग हम लोगों ने काम किया पिछले साल पूरे। मैंने सुना एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली आप लोगों ने? एक दिन की भी छुट्टी हमने नहीं ली सर। हमने इसलिए नहीं ली कि हम मतलब हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हमने इसलिए ली कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमें नींद नहीं आती। फिर अगर वो काम कर रहे हैं तो और हम रेस्ट कर लें, तो अगर उनके साथ साथ में हम कितना कर सकते हैं उनको फायदा देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उस मंशा से हमने लगातार काम किया। डॉक्टर साहब, परिवार किस तरह से सपोर्ट के रूप में खड़ा रहा या क्या उनका रुख था? परिवार ने हमें एक बार, मेरी वाइफ है वो भी पढ़ी लिखी हैं सब, वो उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि घर से कोई सामान हमें लाना है या हमें कहीं बाहर लेके चलो। हाँ। है ना सर। और ना बच्चों ने कभी बोला कि हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई, आप मतलब कोई भी चीज उन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाली। मुझे जो चाहिए आप
पहले से मिल जाता था घर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खैर इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो अभी ये कोविड का वायरस है वो तो है ही है, अब ये ब्लैक फंगस भी, अब इसमें वायरस और फंगस में क्या फर्क है, क्योंकि ये भी एक अब चिंता होने लगी इसको लेकर भी। हाँ, ये वायरसेस तो सर, वायरस तो आपको इन्फेक्ट कर लेता है ड्रॉपलेट्स वगैरह से, और इससे ये भी फंगस भी एनवायरनमेंट में रहता है। अच्छा, इनके स्पोर्स रहते हैं एनवायरनमेंट में, पूरे एनवायरनमेंट में अभी भी कहीं पे सब जगह होंगे वो। और इससे रोज की इम्यूनिटी हमारे शरीर में बहुत होती है जो इससे लड़ने के लिए। तो ये वैसे फंगस होना बड़ी सामान्य बात है। सामान्य बात थी, लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है हमारे शरीर में, उससे लड़ने में जो हमारी इम्यूनिटी और सब कुछ पीछे छूट जाती है या कम हो जाती है। अच्छा। और उसकी वजह से हमको एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते हैं। तो जो शरीर पहले से कमजोर रहता है उस पर ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस अटैक कर लेते हैं और उस आदमी के रिकवरी होने से पहले पहले ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये इस ड्यूरेशन में उनको फंगस ना लगे तो वो थोड़े दिनों बाद अपने आप ही उनकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, उनको फिर कुछ कोई चिंता नहीं है इस फंगस से। परंतु ज्यादातर लोग केसेस में आपने देखा होगा कि जो बेड रिडन है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, जिनका मूवमेंट नहीं है और इम्यूनिटी डाउन हो गई है, ऐसे लोगों को एक्वायर कर लेता है क्योंकि इन्वायरमेंट में है वो। जी जी, चूंकि राजस्थान में आप काफी समय रहे और मेरा ख्याल है पिछले 6 साल से आप दिल्ली में हैं, जो नेशनल मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICMR का, उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सुना था डॉक्टर साहब कि आपकी देखरेख में एक मॉडिफाइड पॉलीविनाइल अंडरग्राउंड टैंक डिजाइन किया गया था जिसका ICMR ने पेटेंट भी करवाया था। ये क्या चीज थी? पेटेंट तो सर मैंने फाइल किया है। हाँ। पेटेंट तो अभी उसका अच्छा आना है, उसका आना है। लेकिन वो पॉलीविनाइल शीट ऐसी है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि राजस्थान में ना जो ज्यादातर पानी के रिसोर्सेज कम है, तो आपको पता है कि पानी उनके पास कम है तो पानी उनके लिए प्रीशियस है। बिल्कुल। तो वो लोग अंडरग्राउंड में टंकियां बनाते हैं, हर एक घर में एक टंकी होती है। अच्छा। और उसका एक ढक्कन होता है जिसकी 18 बाई 18 का उनका एक नाप है इंच का। हाँ। उसका ढक्कन होता है वो। अब वो ढक्कन पहले होते थे, कभी लोहे के ढक्कन है, किसी ने लकड़ी का लगा रखा है, किसी ने कुछ भी लगा रखा है, लेकिन वो नीचे पानी के पास सतह के आसपास ठंडक रहती है हमेशा। अच्छा। तो जो स्टीफेनसाई मच्छर है, जो मलेरिया का जो मच्छर है, हाँ, वो वहाँ पे अंडे देता था और वहाँ पे रेस्ट भी करता है कभी कभी। तो ऐसे में अगर वो ढक दिए जाएं, अच्छे से बंद कर दिए जाएं पूरी तरीके से, और अच्छा ढक्कन हो जो कि समय आने पर वो उसमें जंग ना लगे, वो बैंड ना खाए, इसमें थोड़ा सा भी अगर रह जाएगी जगह तो मच्छर अंदर जाकर के अंडे दे देगा उसमें। और फिर उसके लार्वे हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमने 1-2 गांवों में इस तरीके का इंटरवेंशन किया कि हमने पॉलीविनाइल जो मोटे प्लास्टिक की उसके ढक्कन बनवाए। अच्छा। और उनकी फिर अब लाइफ देखिए तो लगभग 5 साल उसकी लाइफ होती है और वो उन सारे ढक्कनों से सस्ता पड़ता है और 5-6 साल चलता है वो। उसकी एक इशू आती थी पहले शुरुआत में कि वो सीमेंट के साथ लिंक ढंग से नहीं करता है क्योंकि प्लास्टिक है। फिर हमने उसके लिए भी कुछ प्रयत्न करे तो वो स्टेबल हुआ है। और एक बारी जब हमने पूरे गांव के रिप्लेस कर दिए तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि वहाँ से स्टीफेनसाई की पॉपुलेशन ही वाइप ऑफ हो गई। क्या बात है। तो और 1 साल तक हमने देखा उसको फॉलो अप करके जी, तो वो कारगर था बिल्कुल। बहुत कमाल की बात है। ये चीजें आमतौर पर हम जान नहीं पाते हैं, जहां आप लोगों ने किया वहां के लोगों को इसका इतना लाभ मिला है। क्योंकि ICMR का नाम लगातार इस बीच में आता रहा और फ्रंट पर रहकर ICMR ने इतनी बड़ी भूमिका देश में निभाई है, चाहे वो टेस्टिंग का हो, सैंपल कलेक्शन का हो, रिपोर्ट्स का हो, डेटा उसका कलेक्शन का हो, सारा। ICMR के बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब, हम आम श्रोता के तौर पर हम उसको थोड़ा जानना चाहते हैं, कुछ उत्सुकता है उसको लेकर। ICMR बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि वैज्ञानिकों की एक तरीके की हमारे यहाँ की, और जितनी पब्लिक हेल्थ की बीमारियां हैं, हाँ, जितनी भी तरीके की आप काउंट कर लें, उनके एक्सपर्ट्स हमारे ICMR में हैं और हर इंस्टीट्यूट एक न एक डिजीज को डेडिकेटेड है। अच्छा। उसके अलावा कुछ रीजनल स्टेशन है हमारे जो उस पर्टिकुलर जोन के लिए वहाँ पे जो होने वाली बीमारियों को एड्रेस करते हैं। तो सभी इतने एम्पावर्ड हैं, इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर्स जो हैं हमारे वो इतने अच्छे लीडर्स हैं, तो इसीलिए ये कारगर हो पाया। ये जो सारा आपने देखा होगा कि कोविड का जो कार्यक्रम है वो इतना सक्सेसफुल रहा ही इसीलिए कि इतने बैकअप है और हमारे जो DG हैं उनका हमेशा सपोर्ट रहता है उनके ऊपर जी, वैज्ञानिकों के ऊपर, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं सभी लोग। और अब जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मतलब जहां से शुरू हुई, उसकी तैयारी वैक्सीनेशन बनने की लेकर उसके बाद तक की, उसमें भी सक्रिय रोल और लीड रोल कहना चाहिए ICMR का रहा है।
हाँ, हमारी एक इंस्टीट्यूट है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उसने भारत बायोटेक के साथ में मिलकर के, ये आपने देखा होगा कि उसने अप्रैल के आसपास इसको बना दिया था बिल्कुल को। परंतु वैक्सीन को एक अपने प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ता है, फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स में। लेकिन इतना तेजी से काम करते हुए उसको 15 जनवरी में लॉन्च कर देना, ये भी है सर। हमने तो 10 साल लगते हैं एक वैक्सीन को, हम सुनते थे पहले। तो ये बहुत एक आशाजनक स्वरूप हमारे सामने नजर आ रहा है। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आप सबकी इसमें बहुत भूमिका है डॉक्टर साहब, बहुत सकारात्मक भूमिका है। आपका बहुत बहुत आभार, सैल्यूट करते हैं आपको और आप जैसे तमाम वैज्ञानिकों को जो कि इस फील्ड में इस तरह का फ्रंट लाइन पर काम करते हुए हम सबकी सेहत की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आपको भी नमस्कार, आपको भी बधाइयाँ सारी की, जो जिस तरीके से हम लोगों ने दोनों साल मैनेज किया इसको डिजीज को, और हमें लगता है कि हम मैनेज कर पा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मुझे लगता है लेवल बढ़ गया। उससे हमारी कार्य क्षमता जब बढ़ी है तो हमें लगा है कि अब ऐसी डिजीज पे भी काबू पाया जा सकता है निश्चित तौर पर। ये क्योंकि ऊपर से चलती है सर इंस्पिरेशन हमेशा। तो प्रधानमंत्री जी के उससे चली, फिर हमारे DG सर से चलती है, हमारे निदेशक महोदय हैं जी, तो जिन्होंने इतने आराम से हमें फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपना कितना, आप में कितनी क्षमता है वो दिखाइए जरा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, साइंटिस्ट D, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में कार्यरत हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR में, उसी से जुड़ी हुई ये संस्था है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बातें की व्यक्तियों से जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, या कोविड टेस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, और इस बहाने कुछ और बातें भी हमें जानने को, समझने को मिली हैं। अब मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और मंगल कामनाएं जरूर करूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें और अपना तथा अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।